हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीलकंठ कुमार ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसके संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित बात के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र जो है, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब श्वसन तंत्र है। तो श्वसन एक क्रिया है और तंत्र जो होता है एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम में बहुत सारे अंग ऑर्गेन कार्य करते हैं एक साथ। जब बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो आज हम लोग मानव में जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन तंत्र कैसे कार्य करती है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्वसन क्या है, श्वसन क्यों हम लोग करते हैं, श्वसन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो मानव शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये क्रिया जो है श्वसन की क्रिया कहलाती है। तो श्वसन की क्रिया हम लोग क्यों करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है। तो श्वसन की क्रिया से हमें दो चीज मिलती है, एक तो ऊर्जा, एनर्जी, और दूसरा उष्मा, हीट। माने बॉडी को हीट और ऊर्जा जो प्रदान करती है श्वसन क्रिया के द्वारा। हम लोग जब श्वसन करते हैं तो हमें ये दो चीज मिलती है, ऊर्जा और उष्मा। अगर श्वसन की क्रिया किसी कारण अवरुद्ध हो जाती है या बंद हो जाती है तो शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने लगता है और हम लोग अपने आप को एनर्जी लेस महसूस करने लगते हैं। तो श्वसन का मुख्य जो कार्य है वो है हमारे शरीर को ऊर्जा और उष्मा प्रदान करना। और इस क्रिया में देखते हैं कि ये दो तरह की श्वसन होते हैं। एक तो होते हैं बाह्य श्वसन और एक होते हैं अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है। और अंतः श्वसन हम वैसे श्वसन को कहते हैं जिसमें हमारा फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को लेकर ब्लड के साथ सेल लेवल पर जाता है और वहां से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो उसको हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वसन हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा शरीर बहुत ज्यादा देर तक हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट से 3 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा। इसलिए इस सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो श्वसन जो है मानव शरीर को क्या करती है, ऊर्जा और उष्मा प्रदान करती है। और ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब हम आगे देखते हैं कि जब तंत्र है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेन होंगे। तो बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं कि श्वसन क्रिया में कौन कौन से ऑर्गेन शामिल होते हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऐसे भी दिखाई देता है जो कुछ बाह्य अंग है उसको हम लोग देखते हैं, जैसे नोज, नेजल कैविटी, ये सब तो बाहर से दिखाई देता है। और लेकिन जो अंदर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसका अंग है, ऑर्गन है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोज। नोज जो है, नोज का हिंदी नाक होता है, लेकिन नाक में भी कई एक पार्ट होते हैं, नेजल कैविटी होते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे हेयर होते हैं जो क्या करते हैं,
कि जब हम बाहर या एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण हैं विद्यमान, उसको जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसके साथ साथ वो अंदर चले जाते हैं। तो जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो डस्ट जाता है उसके साथ एयर के साथ उस डस्ट को वहीं पे प्यूरिफाई कर देते हैं, मतलब उस डस्ट को वो रोक लेते हैं। दूसरा है कि नेजल कैविटी। तो कैविटी के अंदर क्या होती है कि म्यूकस भरा होता है, लिक्विड पदार्थ भरा होता है। म्यूकस जो क्या करता है, ताप का नियमन करता है। नेजल कैविटी का मुख्य काम जो है, जब ये हम हवा नाक से लेते हैं और ये नेजल कैविटी तक जब ये हवा जाती है तो उस हवा को नेजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे वेन्यूल्स होते हैं, वेन होते हैं, जो क्या करते हैं, ताप का नियमन करते हैं। क्योंकि हम तो एटमॉस्फेयर में जब रहते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, कभी बहुत कड़ाके की ठंड होती है, कभी बरसात होते रहती है। उस समय हम तो वहीं का हवा लेते हैं, तो वो हवा तो हमारे अंदर जाती है, लेकिन फेफड़ा को एक निश्चित ताप का ही हवा चाहिए। तो उस ताप को नियंत्रित करने के लिए नेजल कैविटी में क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे वेन्यूल्स लगे होते हैं, वेन होते हैं। इसी कारण से देखा जाता है कि नाक में अगर थोड़ा भी चोट लगता है कभी, तो उससे फट से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसका कारण है कि काफी महीन वेन्यूल्स होते हैं, जो क्या होता है, छोटे चोट से भी वो क्या होते हैं, कभी कभी फट जाते हैं। इसी कारण से नेजल से क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो नेजल कैविटी का मुख्य काम, नोज का काम होता है कि हवा को एकत्रित कर अंदर की ओर ले जाना। नाक की ऐसी बनावट है जो हवा को एक साथ एकत्रित करके अंदर ले जाती है, और नेजल कैविटी में जाकर क्या होती है, हवाएं वहां पे ताप का नियमन होता है, नियंत्रित करता है ताप को। और नेजल कैविटी में जो कुछ भी डस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ म्यूकस होते हैं, अगर हेयर से वह नहीं रुक पाता है तो उसको क्या करती है, नेजल कैविटी में जो लिक्विड होता है उसमें वह फंसकर हवा फुल्ली प्यूरिफाई हो जाता है। मतलब एकदम एक तो निश्चित ताप का हो जाता है, दूसरा कि जो डस्ट है बाहरी, वो डस्ट भी वहीं पे समाप्त हो जाता है नेजल कैविटी के अंदर। और जो प्यूरिफाई एयर होता है वो हमारे नाक नेजल कैविटी से होते हुए क्या होता है, यहाँ लाइरिंग्स होते हैं। अब फिगर देखेंगे, उस फिगर में हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये हवा इसके माध्यम से होकर अंदर आती है तो यहाँ पर एक लाइरिंग्स और फायरिंग्स लगा होता है। लाइरिंग्स और फायरिंग्स का मुख्य कार्य जो है वह क्या करती है कि जो माउथ का, जो हम लोग कुछ खाते हैं, उसके खाते श्वसन की क्रिया होते समय उसको खाने की क्रिया को रोकती है। ये क्या है, एक वाल्व की तरह है, टू वे रास्ता है, जो एक क्या करता है, रोकता है तो दूसरा खुलता है। तो ये लाइटिंग्स फायरिंग्स का यहाँ काम होता है। जो क्या होता है कि कभी कभी मैंने हम लोग जब खाना खाते रहते हैं तो सड़क जाता है, यही वाल्व अपना कुछ मैंने अनियंत्रित हो जाता है, इसी कारण से सड़क जाता है। तो ये लाइरिंग्स और फायरिंग्स यहाँ पे लगे होते हैं। लाइरिंग्स और फायरिंग्स का क्या होता है कि रूट क्लियर करना, कि किस रूट में एयर को जाना है, फेफड़ा तक जाना है, और किस रूट में भोजन को जाना है, जो हम लोग खाए हैं उसको खाना को किस रूट में जाना है। यही काम है लाइरिंग्स और ये फायरिंग्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन का सही दिशा की ओर शरीर में भेजना। अब हम देखते हैं तीसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है, जो भाग लेते हैं, ट्रेकिया। क्या होते हैं, ट्रेकिया होता है। जब इससे एयर नीचे की ओर आता है तो यहाँ एक आकृति है, रेखा रेखा देख रहे हैं आप, जो जिसमें पाइप में सर्किल लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। इसकी बनावट ये प्लेन पाइप नहीं होता है, प्लेन डक्ट नहीं है, क्योंकि ये डक्ट जो है क्या है, रेखा नुमा है, धारी नुमा,
और ये इसकी बनावट धारी नुमा इसलिए है, दो इसका रीजन है, दो कारण है। पहला कारण ये है कि इस पाइप, ये जो डक्ट है वो कभी चिपके नहीं, एक दूसरे में चिपके नहीं, सटे नहीं वायु के प्रेशर से। इसके लिए यह क्या है, यहाँ पर कार्टिलेजियस टिश्यू होते हैं, कार्टिलेजियस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके कारण वो पाइप नहीं चिपक पाते हैं। और दूसरा इसका काम है कि अगर हम हवा जो लेते हैं तो एक गति के साथ हवा हमारे अंदर प्रवेश करती है और गति के साथ हम छोड़ते हैं। तो यहाँ से ये जब रुकावट होती है, पाइप में थोड़ा सा कटिंग रेखा होता है, तो यहाँ से क्या होते हैं, ये रुक रुक कर हवा जाते हैं बाहर या फिर रुक रुक कर अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब एक धक्का न लगे, एकाएक तेज गति से हवा फेफड़ा में न जाए, इसलिए ट्रेकिया इस तरह के बने होते हैं। तो ट्रेकिया का मुख्य कार्य है कि हवा को लेकर लंग्स की ओर, अब लंग्स में लंग्स दोनों साइड होता है, लेफ्ट और राइट, और दोनों लंग्स में क्या करते हैं, ट्रेकिया इन करते हैं, अंदर जाते हैं। तो यहाँ इनका ब्रांचिंग होता है, ब्रोंकियस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियस कहते हैं। मेन ब्रोंकियस है ये। मेन ब्रोंकियस क्या करते हैं कि मेन ब्रोंकियस जो है ट्रेकिया से डायरेक्टली फेफड़ा में प्रवेश करते हैं, लंग्स में, और लंग्स में जब ये प्रवेश करते हैं उसके बाद इनका ब्रांचिंग हो जाता है। तरह तरह का जो देख रहे हैं फिगर में ब्रांचिंग किया हुआ दिखाया गया है, इसी तरह से वहाँ ब्रांचिंग होते हैं, उसको हम लोग ब्रोंकियस कहते हैं। और उसके बाद उस ब्रोंकियस में भी क्या होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं, ब्रोंकिलियाई कहलाता है। और उसके बाद ब्रोंकिलियाई जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, एल्वेलाई लगे हुए होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हवा जो शरीर, हम लोग सांस श्वसन के क्रिया के दौरान जो हवा लेते हैं वह लैरिंग्स नेजल कैविटी से होते हुए, लैरिंग्स फैरिंग्स से होते हुए, ट्रेकिया को पार करते हुए, और वो क्या होता है, ब्रोंकियस, मेन ब्रोंकियस में आता है, ब्रोंकियस से ब्रोंकियाई में जाता है, और इस तरह से ये फेफड़ा में अब श्वसन के लिए, अपने वर्क के लिए आ जाता है। तो अब ये यहाँ तक ये रूट था, रास्ता था। अब ये कार्य कैसे करते हैं, तो अब जब हवा लंग्स में पहुंच जाती है, तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जब करते हैं तो अंदर हवा जाता है, तो ये क्रिया हो गई कि हवा को हम लोग अंदर ले लिए। अब यहाँ पर क्या होती है, ये भी लगा हुआ रहता है, और ये अंगूर की गुच्छा की तरह आकृति होती है, जो ये फिगर में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे ऑक्सीजन का संकलन होता है। ऑक्सीजन को एल्वेलाई क्या करता है, हम लोग जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है कि 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है, और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हवा एक मिश्रण है, तो मिश्रण उसी हवा को हम लोग सांस में लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो हवा हम लोग सांस में लेते हैं उसमें से एल्वेलाई क्या करती है, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को यहाँ सोख लेती है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाला चीज है, बार बार कंपटीशन में पूछा गया है, हम लोग के वातावरण में तो 21% मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन मेरा फेफड़ा लेता नहीं है, मात्र इसमें से वो क्या करता है, 4% जो हम लोग 21% अंदर हमारा जाता है, उसमें से 4% को ही एल्वेलाई रख पाती है। बाकी 17% जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग श्वसन छोड़ने के समय बाहर निकाल देती है, फेफड़ा बाहर निकाल देती है उसको, और ये गैस पूरे का पूरा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एल्वेलाई जो क्या करती है, ऑक्सीजन को छानती है, हवा से ऑक्सीजन को निकाल लेती है, और बाकी जो गैस होता है वो हम लोग सांस में छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं लंग्स। तो लंग्स का ये काम है कि हवा को, ऑक्सीजन को छान लेना,
एल्वेलाई के माध्यम से उसको क्या करती है, हवा को, शुद्ध हवा को, ऑक्सीजन को छान लेती है। अब क्या होता है इस क्रिया के दौरान, नीचे देखते हैं कि श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के लिए डायफ्राम का बहुत जरूरी है, डायफ्राम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायफ्राम ही क्या करता है, फेफड़े को ऊपर और नीचे उठाता है। ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। ये भी कार्टिलेजियस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इस टिश्यू के कारण ही क्या करते हैं कि श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऊपर उठता है और जब छोड़ते हैं तो नीचे जाता है। लेकिन कभी कभी देखेंगे किसी आघात से या किसी कारणवश एक्सीडेंट हुआ या किसी तरह से पेट में अगर बहुत जोर से चोट लगता है और अगर इसको क्षति पहुंचती है डायफ्राम को, तो देखिएगा, महसूस कीजिएगा, चाहे ऐसा होता है जो जिसको लगता है वो क्या होगा कि इस तरह से झुका हुआ रहेगा। क्यों झुक गया, क्योंकि वह जो सांस ले रहा है उसको वह छोड़ने में दिक्कत महसूस कर रहा है और उसका डायफ्राम जो है सही से काम नहीं कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और ये पूरे ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब हम देखते हैं इस के चारों तरफ फेफड़ा को सुरक्षित करने के लिए एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग प्लूरल लिक्विड कहते हैं। ये प्लूरल लिक्विड क्या करता है, फेफड़ा को सुरक्षित करता है रीब से, क्योंकि रीब हमारा काफी कठोर होता है, जबकि फेफड़ा जो होते हैं काफी कोमल अंग होते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। ये लिक्विड जो है क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा मेरा क्या होता है, फूलता है, लंग्स क्या होता है, फूलता है, फैलता है। तो यहाँ पर वाटर है, पानी है, प्लूरल लिक्विड हम लोग कहते हैं, ये इस पानी में यह कम दबाव महसूस करता है। लेकिन अगर यह डायरेक्ट बोन से, रीब से टकराए तो मेरा फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसीलिए ये प्लूरल लिक्विड होता है। अब हम डायफ्राम भी यहाँ पे एक प्रेशर बनाता है ऊपर नीचे करने के लिए, जंपिंग करने के लिए फेफड़ा को। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई अंग मिलकर हमारे श्वसन क्रिया को, मानव श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं, और ये सभी अंग जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं कि श्वसन के मुख्य कार्य, श्वसन के मुख्य कार्य क्या है। जब तो श्वसन का हम लोग कार्य देखे हैं कि ऊर्जा प्रदान करना, ऊष्मा देना। तो ऊर्जा ये हमको किस रूप में देते हैं, कैसे देते हैं, तो मुख्य कार्य इनका क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। तो ऊर्जा हमको कैसे मिलती है, ये ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाते हैं, सेल लेवल तक। जब यहाँ एल्वेलाई जो होता है प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, तो ये क्या होता है कि फेफड़ा, हार्ट से होते हुए और वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड, रुधिर में मिलकर ये क्या करते हैं, सेल लेवल पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ से फेफड़ा भेज देता है यहाँ पे, और या पूरे ऑर्गन में भेजते हैं, और वहां पर जाके क्या होता है, सेल लेवल पर जाता है। और जब सेल लेवल पर जाते हैं तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पहुंचता है। और वहीं पर हम लोग जानते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहां पर ऑक्सीजन के द्वारा क्या होती है, मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेस को जारी रखते हैं, यानी कि हम उसको कहते हैं कोशिका उपापचय। मतलब कोशिका जो अपनी सारी क्रियाओं को संपन्न जो करती है, इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न करती है। और जो वहां जब क्रिया होती है तो कुछ वाष्प प्रोडक्ट, कुछ गैस जो हो जाते हैं, गैस के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, फिर से वो ऑक्सीजन के साथ है, ब्लड के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, फिर फेफड़ा से होते हुए
शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये लंग्स का काम है कि ब्लड में जितने भी रुधिर जो होते हैं, जो वाष्प प्रोडक्ट होते हैं गैस के रूप में, उसको फेफड़ा फिर से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र जो है एक बहुत ही अनिवार्य तंत्र है और इसके बिना मानव शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त किए और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।